ऑडियो बुक वाङ्मय 22 चेतन, अचेतन एवं सुपर चेतन मन। चैप्टर 3 पार्ट 61। अविज्ञात को जानने के लिए चलें चेतना के सर्वोच्च आयाम में। कालखंड 3 हैं: भूत, वर्तमान और भविष्य। इनका अस्तित्व सिर्फ इस कारण है कि सृष्टि और समय की गति में जमीन आसमान जितना अंतर है। यदि इस मध्यांतर को मिटा दिया जाए तो काल के विभाग भी स्वतः समाप्त हो जाएंगे। फिर जो शेष बचेगा वह वर्तमान के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। यह वर्तमान और सद्यः समय दोनों एक ही हैं। जगत की हर क्रिया वर्तमान से आरंभ होती है, पीछे वह अतीत बन जाती है। जीवन का प्रादुर्भाव वर्तमान है, तत्पश्चात उसकी गति काफी मंद पड़ जाती है और समय बहुत आगे निकल जाता है। फलतः वह आगत अनागत के दो अतिरिक्त खंडों में बट जाता है। संसार की समस्त घटनाएं, सारी गतिविधियां ऐसी ही हैं। वह समय के सापेक्ष होती है। निरपेक्ष यहाँ कुछ भी नहीं। जो निरपेक्ष हैं वह मात्र ईश्वर हैं और ईश्वर समय से बंधा नहीं। जो काल से मुक्त हैं उसके लिए काल खंडों का कोई अस्तित्व नहीं। जहाँ इनकी सत्ताएं हैं वहाँ काल और घटना क्रमों की गति भिन्नता भी स्पष्ट है। कई बार इस भिन्नता को मिटाते हुए मनुष्य जब समय की गति के साथ चल पड़ता है तो वह अनागत में पहुंच जाता है और कितनी ही बार उक्त भिन्नता को बढ़ाते हुए गति धीमी करता है तो वही भूतकाल का प्रवेश द्वार बन जाता है। प्रायः ऐसे कौशल सूक्ष्म जगत में गति रखने वाले आध्यात्मिक पुरुष ही कर पाते हैं, पर अनेक अवसरों पर यह सब आम आदमियों में भी अनायास संपन्न होता देखा जाता है। ऐसी ही एक घटना का उल्लेख मार्टिन एबॉन ने अपनी पुस्तक प्रोफेसी इन ओवर टाइम पृष्ठ नंबर 142 में किया है। प्रसंग 4 सितंबर 1956 का है। इंगलवुड कैलिफोर्निया निवासी श्री एवं श्रीमती पाल मैककेहन उक्त दिन जल्दी ही ग्रैंड कैन्यन
इंटू ब्रैकेट अमेरिका का एक दर्शनीय स्थल ब्रैकेट कंप्लीट पहुंच गए। जब शाम घिरने को आई तो उन्होंने एक महिला को उसके पति और बच्चों के साथ देखा जो अपना सामान लिए पास से गुजर रहे थे। श्रीमती मैककेहन ने उस स्त्री को पहचान लिया। वह उनकी एक परिचिता श्रीमती नैश थी, जिसके साथ पिछले ही साल उनने यात्रा की थी। मैककेहन की पत्नी ने सोचा कि श्रीमती नैश अभी बहुत थकी होंगी, इसलिए उनने उस परिवार से तत्काल मिलने का विचार त्याग दिया। इस संबंध में अमेरिकन सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च की अपनी रिपोर्ट में वे लिखती हैं कि दूसरे दिन प्रातः उसने उसे बरामदे में बैठे देखा। मैककेहन दंपति वहां गए और बातें करने लगे। प्रसंगवश जब उन्होंने नैश परिवार से यह बात कही कि कल ही उन्होंने उन सबको आते हुए देख लिया था, पर यात्रा की थकान के कारण कष्ट देना उचित नहीं समझा, तो श्री और श्रीमती नैश आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने विस्मय प्रदर्शित करते हुए बताया कि वे तो अभी अभी यहाँ बस से आए हैं, कल तो वे अन्यत्र थे। इस पर बीच में ही हस्तक्षेप करते हुए श्री मैककेहन ने कहा कि उसने भी उन सबको देखा था और जब दृष्टि पड़ी तब दोनों के बीच की दूरी मुश्किल से 10 फुट रही होगी, पर नैश परिवार उनकी बात को आश्चर्य के साथ इनकार करते रहे और यही कहते रहे कि वे अभी अभी यहाँ आए हैं। संभव है मैककेहन दंपति ने भविष्य दर्शन किया हो, किंतु जो वे कह रहे थे वह सत्य था, क्योंकि प्रत्येक दृश्य जो बताया गया वैसा ही था। एक ऐसी ही घटना की चर्चा करते हुए माइनर ब्रूस अपने ग्रंथ साइलेंट सिटी ऑफ अलास्का में लिखते हैं कि सन 1897 की गर्मियों में ड्यूक ऑफ एब्रूजी के नेतृत्व में एक यात्री दल ने अलास्का की तटवर्ती पहाड़ियों सेंट एलियास की यात्रा की। पर्वतारोहक दल जब पहाड़ के मध्य के समतल मैदान में पहुंचा तो उन्हें एक पुराने शहर का भव्य दृश्य दिखाई पड़ा। यात्री दल के एक सदस्य C.W. थॉर्नटन का कहना था कि शहर की इमारतें, गलियां, वृक्षावलियां सब कुछ इतना सुस्पष्ट था कि उसे भ्रम या दीवा स्वप्न कहना उचित न होगा। वे लिखते हैं कि अभियान दल जब उसका निकट से परीक्षण करने पहुंचा तो दृश्य अचानक विलुप्त हो गया। इस दिव्य दृश्य के बारे में
दल के सदस्यों में परस्पर मतभेद था। कुछ का मानना था कि वह प्राचीन ब्रिस्टल शहर (इंग्लैंड) का दृश्य था, जबकि अन्य सदस्य इससे सहमत नहीं थे। उनके अनुसार यह प्राचीन अलास्का की एक जल की थी। कुछ भी हो, इतना सुनिश्चित है कि उनने जो कुछ देखा उसका वर्तमान में कोई अस्तित्व नहीं है। सेंट एलियास पहले भी निर्जन था और अब भी आबादी रहित जनहीन क्षेत्र हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हर वर्ष 21 जून से 10 जुलाई के बीच उस अज्ञात शहर का दिव्य दर्शन किया जा सकता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त अवधि में लोग समयावरोध को लांघकर पीछे चलते हुए उसके गर्भ में उतरते और अतीत की झांकी करते हैं। क्या यह संभव है? हाँ, अब विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि ऐसा सर्वथा अशक्य भी नहीं। उसके अनुसार समय के अनेक आयाम हैं। जब किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान से संबंधित समय के उच्च आयाम में व्यक्ति प्रयास पूर्वक अथवा अनायास पहुंच जाता है, तो वह उस वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान से संबंधित भूत और भविष्य की बातें जान लेता है। दूसरे शब्दों में कहें तो व्यक्ति अतीत एवं भविष्य के गर्भ में प्रवेश कर सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समय भूत, वर्तमान एवं भविष्य के एक रैखिक क्रम में स्थित हैं। विज्ञान वेताओं का कहना है कि समय का यह एक आयाम हुआ। अपनी दूसरी भूमिका में अतीत, वर्तमान और भविष्य साथ साथ रहते हैं। यदि सचमुच ऐसा है तो फिर उन आयामों तक पहुंचा कैसे जाए जहां एक समय में तीनों कालखंड एक साथ रहते हो। वैज्ञानिकों का इस संबंध में सुनिश्चित मत है कि इन अविज्ञात स्तरों तक उन आयामों द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है जो हमें ज्ञात हैं, अर्थात लंबाई, ऊंचाई और गहराई। इन तक एक प्रारंभिक बिंदु जिसमें स्थान तो होता है पर आयाम नहीं, इसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। यदि कोई कण आकाश यानी कि स्पेस में गतिशील हो तो उससे एक आयामीय रेखा का निर्माण होता है। यह आयामीय लंबाई है। जब इस प्रकार की कोई रेखा आकाश से गुजारी जाए तो इसके लंबाई और चौड़ाई के दो आयामीय तल विनिर्मित होंगे। यदि ऐसे किसी तल को
पुनः आकाश में परिभ्रमण कराया जाए तो जिस आकृति की संरचना होती है उसके लंबाई, चौड़ाई और गहराई 3 आयाम होते हैं। क्रिया इसके विपरीत भी संपन्न की जा सकती है। यदि गति उल्टी कर दी जाए तो त्रिआयामी भूमिका से पुनः प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचा जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी ऐसी वस्तु की जिसके 3 आयाम हो अनुप्रस्थ काट इंटू ब्रैकेट क्रॉस सेक्शन ब्रैकेट कंप्लीट काटी जाए तो इससे 2 आयामों वाला तल प्राप्त होगा। फिर इस तल की अनुप्रस्थ काट से एक आयाम युक्त लाइन प्राप्त होगी। यदि आगे पुनः इसे अनुप्रस्थ रूप से काटा जाए तो जिस बिंदु की उपलब्धि होगी वह सर्वथा आयाम रहित कण मात्र होगा। इस तरह यह निष्कर्ष आसानी से निकाला जा सकता है कि 3 डायमेंशन वाला पदार्थ किसी 4 आयामों वाली वस्तु की अनुप्रस्थ काट है। जब ऐसी किसी त्रिआयामी वस्तु को एक विशिष्ट तरीके से विशिष्ट दिशा में भ्रमणशील बनाया जाए तो वह एक 4 आयामों वाला पदार्थ का निर्माण करेगी। यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि वह किस प्रकार की वस्तु होगी जिसकी अनुप्रस्थ काट में तीनों डायमेंशंस उपस्थित हों एवं उसे किस विशिष्ट दिशा में चलाया जाए कि उससे 4 प्रकार की भूमिकाओं का निर्माण हो। क्योंकि आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं इस प्रकार की गतियां केवल बृहद आकृतियों का सृजन करती हैं, किसी नए आयाम का नहीं। इसके उत्तर में वैज्ञानिक कहते हैं कि चूंकि समयावधि एक नवीन भूमिका है, अतः हर आयामों वाले पदार्थ का चौथा आयाम इसे माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक त्रिआयामी पदार्थ 4 आयामों वाला होता है और ऐसी सभी वस्तुओं की विवेक संगत परिभाषा यही हो सकती है कि उनके दृश्य 3 ही आयाम हैं, लंबाई, चौड़ाई और गहराई, जबकि समयावधि का चतुर्थ डायमेंशन अदृश्य स्तर का बना रहता है। तो क्या इस तरह की अवस्था और वस्तु संभव है? विशेषज्ञ इसका उत्तर हाँ में देते हुए कहते हैं कि यह शक्य तो है, पर केवल परिकल्पना स्तर पर ही, क्योंकि वास्तव में बिंदु, रेखा और तल का यथार्थ अस्तित्व सदा उसी रूप में बना नहीं रहता। किसी लाइन के जब वह गत्यात्मक अवस्था में आ जाए तो लंबाई के साथ साथ उसमें चौड़ाई इंटू ब्रैकेट और समयावधि भी ब्रैकेट कंप्लीट हो सकती है। जैसा कि किसी
तल के गतिमान बनने पर लंबाई चौड़ाई के साथ साथ उसमें मोटाई भी आ उपस्थित होती है। सवाल यह शेष रह जाता है कि ऐसे किसी द्रव्य इंटू ब्रैकेट त्रिआयामी ब्रैकेट कंप्लीट की गति क्या हो कि वह चतुर्थ आयाम वाले पदार्थ को जन्म दें। विज्ञान विशारदों का इस संदर्भ में विचार है कि जब किसी वर्गाकार तल को ऊंचाई के आयाम में ऊपर नीचे चलाया जाता है तो इससे घन की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही यदि उक्त परिकाल्पनिक घन को समय आयाम में गति दी जाए तो जिस आकृति का जन्म होगा वह एक 4 डायमेंशन वाली संरचना होगी। यहाँ समय के आयाम में गति का तात्पर्य भली भांति समझ लेना आवश्यक है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इसका अर्थ एक अभिनव दिशा में गति से है, न कि पार्श्व, ऊर्ध्व और अधोगतियों से। शंकालु हृदय में यहाँ एक संदेह पैदा हो सकता है कि ऐसी दूसरी गतियां हैं क्या? उत्तर में यही कहा जा सकता है कि ऐसी कई ज्ञात गतियां हैं और अनेक अविज्ञात गतियों की संभावना विज्ञान जगत में प्रकट की जाती हैं। उदाहरण के लिए एक तो वह वेग हो सकता है जो हर प्राणी और पदार्थ को पृथ्वी से मिलता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में वेग रहित होने के बावजूद उन्हें वेगवान कहा जा सकता है। यह प्रच्छन्न गति है। इस तरह यह मानने में हर्ज नहीं कि त्रिआयामी दृश्य एक यथार्थ वस्तु की परिकाल्पनिक रूप से गति रहित अनुप्रस्थ काट है, जिसका चौथा आयाम अवधि पृथ्वी की उस दैनिक गति से अविच्छिन्न रूप से संलग्न है, जो हर पृथ्वीवासी पदार्थ और प्राणी को उक्त ग्रह से मिलती रहती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य गतियां हैं। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण गति, सूर्य द्वारा किसी महासूर्य की परिक्रमा एवं अपनी आकाश गंगा द्वारा किसी अन्य अविज्ञात केंद्र की प्रदक्षिणा गति। क्योंकि प्रत्येक दृश्य पदार्थ पर यह गतियां साथ साथ क्रियाशील हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि उन सभी को उक्त सारे आयाम उपलब्ध हैं। यह बात और है कि सामान्य स्थिति में उनकी अनुभूति नहीं हो पाती, पर इतने से ही सत्य और तथ्य से इनकार तो नहीं किया जा सकता। इतना स्वीकार लेने के उपरांत इस यथार्थ को मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि उपरोक्त गतियों और आयामों को समय के परिप्रेक्ष्य में ही जाना, समझा और अनुभव किया जा सकता है।
क्योंकि समय संदर्भ के अतिरिक्त इनकी अनुभूति और कोई उपाय नहीं। अस्तु इन सब को सरलता के लिए समय का आयाम कहा जाता है। यहाँ यह जिज्ञासा हो सकती है कि अवधि यदि समय का एक पक्ष है तो इसके दूसरे अन्य पहलू क्या होंगे। इस संबंध में इस विषय के निष्णात विभिन्न प्रकार की संभावनाओं में से जिन संभाव्यताओं के बारे में अपना मत प्रकट करते हैं वे हैं दृश्य, अदृश्य एवं परिवर्तन व पुनरावृत्ति की घटनाएं। वैज्ञानिकों का कहना है कि समय के अगणित पहलुओं में से मात्र अवधि ही एक ऐसी है जो मानवीय इंद्रियों के लिए ग्राह्य है। जब किसी वस्तु के संबंध में यह कहा जाता है कि उसका आविर्भाव हुआ तो इसका आशय मात्र इतना होता है कि हमें अकस्मात उसके अस्तित्व का पता चला। ऐसे ही किसी के तिरोभाव से उसकी अस्तित्वहीनता का बोध होता है, किंतु जन्म मरण की मध्यावस्था इंद्रिय गम्य नहीं है। इसे इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता। यदि अनुभूति की जा सकती है तो मात्र समयावधि के परिप्रेक्ष्य में ही वह संभव है। इसी प्रकार परिवर्तन को भी देखा नहीं जा सकता। जो दिखाई पड़ता है वह परिवर्तनों का समुच्चय होता है। सूर्योदय, सूर्यास्त, ऋतुओं का गुजरना, पौधे एवं बच्चों का बढ़ना आदि ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते, किंतु फिर भी यह घटित तो होती ही हैं। इसलिए इन्हें परिकाल्पनिक माना जाता है और ऐसा स्वीकार किया जाता है कि समय के किसी अन्य आयाम में इनका वास्तविक अस्तित्व है। वैसे ही जैसे किसी परिकाल्पनिक त्रिआयामी वस्तु की यथार्थ सत्ता अवधि के आयाम में होती है, अर्थात उसी डायमेंशन में वह इंद्रिय ग्राह्य बन पाती हैं। इस दृष्टि से समय और उसके आयामों की महत्ता काफी बढ़ जाती है। यदि किसी व्यक्ति की इन आयामों में गति हो तो उसके लिए वह सब संभव हो जाता है जो सामान्य स्थिति और परिस्थिति में सर्वसाधारण के लिए असंभव स्तर का बना रहता है। फिर उसके लिए काल की विभाजन भीति समाप्त हो जाती है और सब कुछ वर्तमान हो जाता है, अर्थात वह किसी भी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान से संबंधित चाहे किसी काल खंड में अप्रतिहत प्रवेश कर उससे संबंधित जानकारी उसी प्रकार उतनी ही आसानी से अर्जित कर सकता है जैसे कोई व्यक्ति अपने सम्मुख की चीज के बारे में सरलता पूर्वक
ज्ञानार्जन कर लेता है, किंतु यह सब शक्य उसी अवस्था में है जब चेतना अत्यंत परिष्कृत स्तर की हो। अपरिष्कृत चेतना तो मनुष्य को पशु तुल्य बनाए रहती हैं, जबकि अपनी परिशोधित स्थिति में वह मानव को देवताओं की श्रेणी में ला खड़ा करती हैं। हम परिष्कृत चेतना संपन्न बने काल खंडों के अवरोध को तभी मिटाया जा सकता है और अविज्ञात को ज्ञात तभी बनाया जा सकता है। पार्ट 61 समाप्त।